हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको आज बताएंगे जहां कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से दया का रास्ता मुमकिन, 8 भारतीयों को मिल सकती है कतर में बहुत बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल फायरिंग, आखिर इस सक्सेसफुल लॉन्च से पाकिस्तान और चीन में क्यों मचा तहलका। साथ ही साथ आपको बताएंगे लगातार आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 4 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद और असला बरामद। आगे क्या करने वाले थे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे जहां फ्लाइट में पायलट ने लिया पीएम मोदी का नाम तो जयराम रमेश एयरलाइन को ही लगे कोसने, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। और दोस्तों 2000 रुपए के नोट को लेकर फिर एक बार आरबीआई ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है 2000 रुपए के नोट को लेकर और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक से एक खबर आज आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बचा लेगी तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर के अमीर और पीएम मोदी की मुलाकात से दया का रास्ता होगा मुमकिन, कतर में फंसे 8 भारतीयों को मिल सकती है फांसी से राहत। जी हां दोस्तों, कतर की कैद में बंद भारतीयों की रिहाई का रास्ता अगले महीने यूएई में होने वाली जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बैठक में निकल सकती है। 1 व 2 दिसंबर को होने वाली इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कतर बक अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच मुलाकात मुमकिन है। इस मुलाकात से उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों के परिवारों में उम्मीद की किरण जगी है जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इन पीड़ित परिवारों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इन लोगों की रिहाई के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें। 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। ये सभी एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें कतर की अदालत के फैसले से गहरा झटका लगा है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें वर्गीकृत यानी कैटेगराइज जानकारी किसी तीसरे देश को देने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। कतर की अदालत ने जिन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को सजा सुनाई है वे पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन अवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कोमोडोर अमित नागपाल, कोमोडोर शुगुन काकर पकाला, कोमोडोर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश है। ऐसे में दोस्तों ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी जी के कतर के अमीर से मिलने को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां कहीं ना कहीं दया का रास्ता मुमकिन हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि पीएम मोदी जी की अपील पर, पीएम मोदी जी के पर्दे के पीछे बात पर कतर का अमीर दया दिखा दे। लेकिन इधर दोस्तों बात करें तो पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवार ने मांगा है सबूत, कहा वे कतर को सुरक्षित बनाने गए थे, उनको मौत आखिर क्यों दे दी गई बता दें। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के परिजन भारत सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। इस बीच परिजनों ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि उन लोगों का जासूसी से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने कहा कि कतर ने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी सोमवार को भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जरूर करेगी। बहरहाल दोस्तों, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, वो चिंता तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके भी होश उड़े हुए हैं कि आखिर किस सजा में और क्या कारण की वजह से फांसी की सजा दी गई है, जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। कम से कम कतर वही बता देता। परिजनों को हर तरीके से मन में सवाल खटक रहे हैं दोस्तों। इस पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आपको मोदी सरकार पर पूरा भरोसा और मानते हैं कि इनको मौत की सजा नहीं होने देंगे तो मोदी है तो मुमकिन है, जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सबसे बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस की सफल फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, तीनों सेनाओं की आखिर कैसे बढ़ रही है ताकत बताते। भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत का सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मोस मिसाइल को सफलता पूर्वक दागा गया। भारतीय नौसेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बुधवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस की सफल फायरिंग की। इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल धरती, पानी और आसमान तीनों जगह से दुश्मन को नष्ट नाबूद करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने तीनों सेनाओं जल, थल और नभ का भरोसा जीता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम ब्रह्म
ब्रह्मपुत्र और मास्कवा नदियों के नाम को मिलाकर रखा गया है। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है दोस्तों, और सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करके दिखा दिया, ऐसे में चीन पाकिस्तान की आत्मा तो निकल ही गई होगी, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों जिसने भारत को कभी भी निराश नहीं किया है। जितना उसका रेंज निर्धारित किया गया है, ब्रह्मोस हमेशा से उस रेंज से आगे ही निकला है, लेकिन पीछे कभी नहीं रहा। ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इस सक्सेसफुली लॉन्च के लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बारामूला में आतंकियों के 4 सहयोगी हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद। बता दें, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि सोमवार को नाराधिरी इंगेरपोरा चौराहे पर स्थापित जांच चौकी पर सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को रोका। उन्होंने बताया कि संदिग्ध सुरक्षा बलों को देख भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के सहयोगियों की पहचान गुलाम हसन मीर और मुख्तार अहमद खान के रूप में की गई, जो बारामूला के चंदूसा के निवासी थे। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक चीन निर्मित पिस्तौल, 1 पिस्तौल मैगजीन, 12 कारतूस, 2 हथगोले और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में लगातार 3 दिनों से अपने 3 भारत के लोगों को की जो हत्या की गई है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन आतंकियों के जो ये सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं वो भी उतने ही पात्र हैं जितना की आतंकवादी जिसने गोली मारी थी, जिसने गोली चलाई थी, और इनको भी बराबर ही सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लोग देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल ने तबाह किए हमास के 11,000 ठिकाने, लाल सागर में भेजा युद्धपोत। युद्ध के 26वें दिन का क्या है हाल, बता दें, इजराइल ने गाजा में चल रहे अपने सैन्य अभियान में बुधवार को हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजराइल ने बताया कि उसने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। जमीनी और हवाई हमलों में हमास के इन ठिकानों को तबाह किया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने इस जंग को अब समुद्र की ओर भी बढ़ा दिया है। इजराइल ने कहा है कि उसने लाल सागर में युद्धपोत भेजा है। बुधवार को इंटरडेल लॉजिस्टिक्स USS-A के विमान ने हमास के साथ युद्ध के बीच इजरायली सेना को बड़ी मदद पहुंचाई है। यह विमान इजरायली सैनिकों के लिए 80 टन आवश्यक उपकरण लेकर बुधवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरा। ये जरूरी सामान एक अमेरिकी यहूदी ने की है, जिसे अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कहा है। इस मदद में चिकित्सा आपूर्ति, शीतकालीन गियर, थर्मल कपड़े और दूसरे सामान शामिल हैं। इंटरडेल लॉजिस्टिक ने इस महत्वपूर्ण योगदान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जॉर्डन ने इजराइल से बुलाया अपना राजदूत। नेतन्याहू के राजनयिक से कहा कि देश से बाहर रहना। गाजा में IDF के हमले जारी हैं। जी हाँ, गाजा में इजरायली हमलों को देखते हुए अमेरिका के एक अहम सहयोगी जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। साथ ही जॉर्डन ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से बाहर रहने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी AP ने यह जानकारी दी। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री अहमान अल सफादी ने कहा कि राजदूतों की वापसी गाजा में मानवीय तबाही के मुद्दे से जुड़ी है। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा करने वाला जॉर्डन मिस्र के बाद दूसरा अरब देश था। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन ने अपने नक्शों से हटाया इजराइल। बोलीविया ने भी तोड़े राजनयिक संबंध। बता दें, इजराइल और हमास जंग के बीच चीन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया था। आपको पता होगा, जिन्होंने हमारे कल की खबर देखी होगी, गाजा में इजरायली हमलों के दौरान चीन ने कथित रूप से इजराइल को अपने ऑनलाइन नक्शे से हटा दिया है। तो उधर बोलीविया सरकार ने भी गाजा पट्टी में हमास उग्रवादियों के खिलाफ इजरायली सैन्य हमले को समाप्त करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को सबसे पहले द रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल नक्शे में बायदू ने इजराइल और फलस्तीन को अलग अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उन्हें देश के रूप में पहचान नहीं बताई। इसके अलावा चीन की शीर्ष कंपनियां बायदू और अलीबाबा इजराइल को अब उसके नाम से नहीं बुलाएंगे। दोस्तों, बोलीविया सरकार ने गाजा पट्टी में हमास उग्रवादियों के खिलाफ इजरायली सैन्य हमले को समाप्त करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। बोलीविया को उप विदेश मंत्री फ्रेडी ममानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बोलीविया ने गाजा पट्टी में जारी भीषण इजरायली सैन्य हमले की निंदा करते हुए इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी खबर, अफगान क्रिकेटर स्टार फरीद मलिक एशियाई खेलों में पाकिस्तान को हराकर जीता अपना पदक बेच रहे हैं और उनका कहना है कि वो ये पैसा पाकिस्तान से निकाले गए अफगान शरणार्थियों को देंगे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खिलाड़ी फरीद मलिक अपने कांस्य पदक यानी गोल्ड मेडल का उपयोग उन अफगान शरणार्थियों की सहायता
नागरिकता के लिए करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान द्वारा जबरन निर्वासन का सामना कर रहे हैं। एशियन गेम्स T20 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर रजत पदक हासिल किया, जिसमें फरीद विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पदक उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन की संपत्ति है, लेकिन मैं इसे बेचना चाहता हूं और उन अफगान शरणार्थियों को पैसे दान करना चाहता हूं जिन्हें पाकिस्तान द्वारा जबरन निर्वासित किया जा रहा है। पिछले हफ्ते एक और अफगान खिलाड़ी रहीम जादरान ने अपना मैन ऑफ द मैच पुरस्कार अफगान शरणार्थियों को समर्पित किया। यह पुरस्कार पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्जित किया गया था। 10 लाख से अधिक अफगान शरणार्थियों को निर्वासित करने के पाकिस्तान के फैसले को वैश्विक स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो सकती और वास्तव में अफगान के राष्ट्रीय खिलाड़ी फरीद मलिक ने ऐसी बात कह करके पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान पर आपकी क्या राय होगी, जो इंसान को इंसान नहीं समझती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन और अमेरिका का बांग्लादेश में बढ़ता दखल भारत के लिए बहुत बड़ी गहरी चिंता का विषय। बताते बांग्लादेश में होने वाला संसदीय चुनाव चीन और अमेरिका दोनों के लिए जोर आजमाइश का खेल बनता जा रहा है। अमेरिका खुलेआम शेख हसीना की सरकार को बार बार ये धमकी दे रहा है कि यदि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव बिना किसी हिंसा के नहीं हुए तो वॉशिंगटन ढाका के लिए अपनी नीतियां कड़ी कर सकता है। अमेरिका वीजा से संबंधित चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को अमेरिका आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास ने ढाका में मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह सलाह दी है कि वो विपक्षी दल BNP और जमात इस्लामी के साथ बैठक करे और चुनाव के अनुकूल माहौल बनाए। इस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से हालत वहां बिगड़ रहे हैं, उससे इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश में मिलिट्री शासन न लागू हो जाए। शेख हसीना अमेरिकी दखल से काफी परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अमेरिका को जवाब इन कड़े शब्दों में दिया है। वो विपक्ष के साथ तभी बातचीत करेंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए बैठेंगे। जाहिर है इन दोनों इन शब्दों में उन्होंने यही संकेत दिया है कि अमेरिका उनको कोई निर्देश न दे। इसके आगे हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग हथियारों से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव होगा और तय समय पर होगा। प्रधानमंत्री ने BNP पर आरोप लगाया है कि यह पार्टी चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने पर तुली हुई है। अगली खबर की बात करें, जहां नहीं मान रहा चीन, ताइवान बॉर्डर के पास भेजे 43 फाइटर जेट्स, मिला मुंह तोड़ जवाब। बता दे घुसपैठ करने में माहिर चीन का एक और कारनामा सामने आया है। ताइवान ने बुधवार को बताया है कि चीन ने उसकी सीमा के नजदीक 43 फाइटर जेट्स और 7 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। इस हालिया घटना के बाद माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को लेकर नरम नहीं हुआ है। वो ताइवान में घुसपैठ की आदत से बाज भी नहीं आ रहा है। हालांकि इस बार ताइवान ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी और फाइटर जेट्स नौसैनिक पोत भेज दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार सुबह 6 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि के दौरान चीन ने इन लड़ाकू विमानों और नौसैनिक पोत को उसकी सीमा की ओर भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से 37 विमान ताइवान जल डमरू मध्य में मध्य रेखा को पार कर गए, जिसे चीन अनौपचारिक सीमा नहीं मानता। मंत्रालय ने बताया कि जवाब में ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान और नौसैनिक पोत भेजे तथा मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। अगस्त 2022 में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर उत्तर कोरिया 1 दर्जन देशों में बंद करेंगे अपना दूतावास। किम जोंग आखिर क्यों ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बता दें उत्तर कोरिया ने 1 दर्जन देशों में अपने दूतावास बंद करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया जिन देशों में अपने दूतावासों को बंद करने जा रहा है उनमें स्पेन, हांगकांग और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। बता दें ये दुनिया भर में उत्तर कोरिया के लगभग 25% मिशनों के अंत का प्रतीक होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से अपने राजनयिक मिशन को बंद करना इस बात का संकेत है कि वो देश भारी आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट के चलते उत्तर कोरिया को विदेशों में अपने दूतावासों का रखरखाव करने में भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया धड़ाधड़ विदेशों में स्थित दूतावासों को बंद कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां गाजा में तबाही देख नरम पड़ा ये मुस्लिम देश, खोला अपना बॉर्डर, घायलों को लेकर पहुंची एम्बुलेंस। बता दे फलस्तीन के गाजा पट्टी में जारी तबाही के बीच एक पड़ोसी मुल्क मुस्लिम देश अपना बॉर्डर खोल दिया है। लंबे समय से सख्त तेवर अपनाने वाले मिस्र यानी इजिप्ट ने बुधवार को अपना बॉर्डर खोल दिया है। फलस्तीन की तरह ही मिस्र भी एक मुस्लिम देश है। पिछले कई दिनों से मिस्र के अलावा फलस्तीन के अन्य पड़ोसी देशों पर भी गाजा के लोगों के लिए अपना बॉर्डर खोलने का दबाव है। हालांकि मिस्र ने
केवल विदेशी नागरिकों और घायलों के लिए अपनी सीमा खोली है। गाजा के घायलों को लेकर पहली एम्बुलेंस को मिस्र में प्रवेश करते देखा गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि युद्धग्रस्त गाजा से घायल फलस्तीनियों को ले जाने वाली पहली एम्बुलेंस राफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र में प्रवेश कर चुकी है। अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली की अचानक मौत ने CCP नेतृत्व पर उठाए सवाल। दरअसल चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग की अप्रत्याशित मौत ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के ऊपरी रैंकों के भीतर संभावित उथल पुथल के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में चीन के सेकंड इन कमांड ली केकियांग को 26 अक्टूबर को शंघाई दौरे का दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा। सभी बचाव प्रयासों के बावजूद 27 अक्टूबर की आधी रात के तुरंत बाद ली की मृत्यु हो गई। ली की अचानक मृत्यु कई रहस्यमयी ढंग से गायब होने और वरिष्ठ शासन अधिकारियों के प्रति स्थापन के बाद हुई, जिससे पार्टी के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच राजनीतिक लड़ाई की अटकलें तेज हो गई हैं। चीनी इतिहास के विद्वान और राजनीतिक टिप्पणीकार वू जुओलाई ने ली की मृत्यु को असामान्य बताया और इस बात पर जोर दिया है कि कई लोग इसे CCP के शीर्ष नेतृत्व के भीतर राजनीतिक संघर्ष से जोड़ सकते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां FBI प्रमुख की बहुत बड़ी चेतावनी, कहा ISIS के बाद हमास अमेरिका के लिए सबसे गंभीर आतंकी खतरा। जी हां, FBI के निदेशक क्रिस्टोफर ने मंगलवार को कांग्रेस की सुनवाई में कहा है कि इजराइल पर हमास का हमला लगभग एक दशक पहले ISIS के उदय के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा पैदा करेगा। क्रिस्टोफर ने साथ ही कहा कि इस महीने की शुरुआत में गाजा में इजराइल फलस्तीनी संघर्ष शुरू होने के बाद से कई विदेशी आतंकवादी संगठनों ने अमेरिकियों और पश्चिम के खिलाफ हमलों का आह्वान किया है, जिससे घरेलू अमेरिकी हिंसक चरमपंथियों द्वारा उत्पन्न खतरा बढ़ गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर मणिपुर में भीड़ ने मुख्यमंत्री आवास के पास थाने को घेरा, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। दरअसल मणिपुर में 6 महीने बाद भी हिंसा थम नहीं रही है। बुधवार की शाम भीड़ ने राजधानी इम्फाल में पुलिस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। भीड़ हथियार लूटना चाहती थी। पुलिस के समझाने के बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो उन्हें तीतर बितर करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। जिस जगह यह वारदात हुई वो मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के आवास से नजदीक है। इस घटना के बाद शहर में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल भीड़ में सर्वाधिक युवा थे, जो स्थानीय समूह आराम भाई तेंग गोल के नेतृत्व में पहुंचे थे। ये सभी सीमावर्ती शहर मोरेक में एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राज्य सरकार पर निष्क्रियता इनएक्टिवनेस का आरोप लगा रहे हैं, जिसके विरोध में वे पुलिस स्टेशन से हथियारों को लूटने के लिए पहुंचे थे। बता दें, इंटरनेट 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू को लगा दिया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां इंडिगो फ्लाइट में पायलट ने लिया PM मोदी का नाम तो जयराम रमेश एयरलाइन को लगे कोसने। बता दें, पिछले दिनों चालक दल की उद्घोषणा के दौरान नियमित चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया और निर्वाचन आयोग का उल्लेख किए बिना मतदान की अपील की गई, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मिजोरम विधानसभा की 40 सीट के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। फिलहाल रमेश के दावे पर इंडिगो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल हाल ही में मिजोरम का दौरा करने वाले रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि पिछले हफ्ते मैंने आइजोल और फिर वहां से वापस दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट ली। दोनों ही तरफ से चालक दल के सदस्यों द्वारा घोषणा की गई, जिसमें कुछ नियमित और बेहद मामूली चीजों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जिक्र किया जा रहा था। इनमें से एक उद्घोषणा के तुरंत बाद वोट अपील की जा रही थी। इसमें यात्रियों से आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए कहा जा रहा था। दोस्तों, जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया, इससे पहले कभी भी कोई प्रधानमंत्री अपनी कमजोर होती छवि को बचाने के लिए विशेष रूप से चुनावों से पहले जनता की नजरों में बने रहने के लिए इस स्तर तक नहीं गया है। साफ है कि इस व्यक्ति की असुरक्षा, नागरिक उड्डयन मंत्री की चाटुकारिता और ऐसा करने वाले एयरलाइन की कायरता की कोई सीमा नहीं है। ऐसा बयान दोस्तों जयराम रमेश ने दिया है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूपीए को समर्थन देने के लिए हमने कितने पैसे लिए। जी हां, राहुल गांधी के इस वार पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे 4 सवाल। बता दें, आगामी 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल BRS और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के कोल्हापुर की जनसभा में BRS के साथ साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेता से 4 सवाल पूछे। ओवैसी ने जवाब देते हुए सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि 2008 न्यूक्लियर डील में यूपीए को समर्थन करने के लिए हमने कितने पैसे लिए थे। आंध्र प्रदेश में किरण कुमार रेड्डी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन करने के लिए
लिए कितने पैसे लिए थे। ओवैसी ने पूछा कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए वाईएस जगन रेड्डी से जेल में मिलकर उन्होंने मनाने के लिए मुझे कितने पैसे मिले थे। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछा कि क्या आप अमेठी का चुनाव मुफ्त में हारे थे या पैसे मिले थे। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि 2014 से अब तक आपको सिर्फ हारना ही आया है और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां ओपी राजभर का मंत्री बनना हुआ तय, दारा पर फैसला नहीं। योगी की अमित शाह के साथ बैठक के बाद बड़ा फैसला। जी हां, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का योगी कैबिनेट में मंत्री बनना तय हो गया है। बुधवार को दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि दिवाली से पहले ही कैबिनेट का विस्तार होगा और ओपी राजभर के अलावा 2-3 अन्य लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि दारा सिंह चौहान पर कोई फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उसमें दारा सिंह चौहान का नाम नहीं है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर सर्वदलीय बैठक हुई खत्म। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा संग्राम तीसरे दिन भी जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने बताया था कि स्थायी आरक्षण देने के लिए प्रयास जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार डेंगू की वजह से बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार रिजर्वेशन देने पर विचार कर रही है, लेकिन इससे पहले सभी पहलुओं का देखना जरूरी है और उनको देखना चाहती है और विचार कर रही है। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां महीने के पहले ही दिन 2000 के नोटों पर आरबीआई का बहुत बड़ा अपडेट। बता दें, कल 1 नवंबर की पहले तारीख से ही आरबीआई की तरफ से 2000 रुपए के नोटों पर बड़ा अपडेट आ गया है। चलन से वापस लिए गए नोटों पर केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 2000 रुपए के 97% यानी 97% से ज्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने बताया है कि अब केवल 10,000 करोड़ रुपए के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने के साथ ही इन नोटों को बैंकों में जमा करने और दूसरे छोटे नोटों से बदलने की भी सुविधा थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर खबर। दिवाली से पहले लगा महंगाई का जोरदार झटका। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां, देश में कल करवा चौथ का माहौल था, त्योहार मनाया जा रहा था। इस बीच दिवाली त्योहार से पहले लोगों को महंगाई का झटका लग गया। आज से यूं कह ले, कल से ही एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 101.50 रुपए बढ़ाए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की ये नई दरें कल ही से लागू हो चुकी हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1833 रुपए है। जी हां दोस्तों, बहरहाल आपके शहर में क्या भाव है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ